नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एग्रीकल्चर की क्लास में। आज हम एक बार नए सिरे से क्लास 11 एग्रीकल्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपका चैप्टर 1 जो है वो बहुत बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसका नाम है भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं व महत्व, इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री, ब्रांचेस एंड इम्पोर्टेंस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर है क्या। जैसा कि आप जानते हैं, एग्रीकल्चर क्या है, जिसके अंदर हम क्रॉप प्रोडक्शन या फसल उत्पादन और सॉइल मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं। हम इसमें एग्रीकल्चर क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो है ये इंटीग्रेटेड वर्ड है। इंटीग्रेटेड दैट मीन्स कि इसके अंदर हम एग्रोनॉमी करते हैं, मीन्स हम इसमें क्रॉप प्रोडक्शन या फसल उत्पादन कर रहे हैं, हम इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, दैट मीन्स हम इसमें पशुपालन भी करते हैं, हम इसमें और दूसरे जो भी एग्रीकल्चर की अलाइड फील्ड्स हैं उन सभी का इसके अंदर पालन कर सकते हैं। तो आप देखिए कि एग्रीकल्चर कहाँ से आया है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा से आया है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है अगार प्लस कल्चरा। अगार प्लस कल्चरा, अगार का मतलब होता है सॉइल एंड क्रॉप्स, क्रॉप मैनेजमेंट एंड सॉइल मैनेजमेंट, या फसल उत्पादन और मृदा का प्रबंधन। तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है अगार प्लस कल्चरा। अगार का मतलब है आपके मृदा प्रबंधन से, फसल प्रबंधन से, सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर एमएस रंधावा नाम के एक व्यक्ति ने एक बुक लिखी थी, जिसका नाम है भारत में कृषि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये बुक लिखी थी डॉक्टर एमएस रंधावा ने, जिन्होंने ये बताया था कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई। तो आप देखिए कि जब आदि मानव के टाइम में सबसे पहले क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन हुआ। हम लोगों ने क्या किया, नदी के किनारे पे, गंगा के किनारे पे हम लोग खेती करने लगे, क्रॉप प्रोडक्शन लेने लगे। फिर उसके आगे अगर हम बढ़े तो हमारे जो वेद है, हमारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, हमारे वेदों के अंदर बताया गया है कि हम लोग एग्रीकल्चर किस तरीके से करते थे। और अगर हम आगे बढ़े, जो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो कल्चर था, उसके कई ऐसे प्रूफ हमको मिले हैं कि वो लोग, उन लोगों का एग्रीकल्चर जो था वो बहुत इम्प्रूव था। वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारे यहाँ राजस्थान में हनुमानगढ़ साइड में हमें चावल के दाने मिले थे खुदाई में, जो ये बताते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को एग्रीकल्चर की बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। अगर हम मॉडर्न एरा में आते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में, ब्रिटिशर्स के टाइम में 1904 के अंदर उन्होंने भारतीय कृषि बोर्ड, इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना की थी। उन्होंने सबसे पहले, हमारे यहाँ पहले क्या हुआ करता था कि जो एग्रीकल्चर थी वो बहुत डिस्प्यूटेड थी, बहुत अलग अलग बिखरी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि इंडियंस को एक एग्रीकल्चर के फील्ड में यूनाइट करना है, वहां से हमको ज्यादा, क्योंकि ब्रिटिशर्स का उद्देश्य क्या था कि इंडिया को ज्यादा से ज्यादा लूटना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक बोर्ड बनाया, जिसका नाम था इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड, जो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर को गवर्न करता था। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी देख रेख, रिसर्च और एजुकेशन का काम था वो ये करता था। 1905 में बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे एक इंस्टीट्यूट था, पूसा की स्थापना की गई। पूसा बेसिकली क्या है, ये यूएसए का एक व्यक्ति था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां से आए हुए एक व्यक्ति फिप्स ने फिर वहां पर स्थापना की, जिसे बोला गया पूसा। तो पूसा की स्थापना बिहार में की गई। फिर 1911 में इसी इंस्टीट्यूट को नाम दिया गया इंपीरियल
इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पूसा को रीनेम कर दिया गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और 1919 में ये इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के नाम से फेमस हो गया। 1919 में ये इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के नाम से फेमस हो गया। 1936 में बिहार में एक बहुत बड़ा फ्लड आया, उस फ्लड में ये इंस्टीट्यूट पूरी तरह तबाह हो गया, और उसके बाद इस इंस्टीट्यूट को न्यू दिल्ली के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। और आज भी अगर आप न्यू दिल्ली में जाकर देखेंगे तो वहां पे IARI के नाम से इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसका रीनेम करके कर दिया गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको अगेन रीनेम किया गया और इंपीरियल की जगह क्या कर दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो न्यू दिल्ली के अंदर है। और जिस जगह पर यह है उस जगह को आज भी पूसा कैंपस के नाम से जाना जाता है। आपको अगर कोई आप वहां पर जाके आप किसी ऑटो वाले को बोलोगे कि मुझे IARI जाना है, वो नहीं बता पाएगा, लेकिन आप उसे बोलेंगे मुझे पूसा कैंपस जाना है तो वो आपको एक बार में छोड़ देगा। न्यू दिल्ली में आज भी ये पूसा कैंपस के नाम से फेमस है। देन 1929 में ICAR की स्थापना की गई न्यू दिल्ली में। ICAR का काम क्या है, तो ये हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च, एकेडमिक, इन सबको गवर्न करता है। 1966 में फिर क्या हुआ कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग फूड प्रोडक्शन में बहुत पीछे थे, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई इन द गाइडेंस ऑफ, इन द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो अगर आपसे पूछता है हु इज द फादर ऑफ, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो वो कौन है आपके ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो आप बताएंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इन्हें हमारे यहाँ पे हरित क्रांति का पितामह कहा जाता है, जबकि विश्व स्तर पे हरित क्रांति का पितामह किसे कहते हैं, डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग को कहा जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव अहेड। ब्रांचेस, शाखाएं। ब्रांचेस में हमारे सबसे पहले आती है शस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। ये एग्रीकल्चर की वो फील्ड है जहां पर हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं और उस क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड सॉइल मैनेजमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं। सो एग्रोनॉमी इज अ फील्ड रिलेटेड टू द क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। देन हॉर्टिकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर में हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर हम फ्रूट प्रोडक्शन की बात करते हैं, फल उत्पादन की बात करते हैं। उद्यान विज्ञान में हम फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन की बात करते हैं। दैट मीन्स फल, फूल और सब्जी उत्पादन और उनके प्रबंधन की। फ्रूट प्रोडक्शन, फ्लावर प्रोडक्शन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड देयर मैनेजमेंट, ये सारे जो रिलेटेड है वो आपके हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। देन एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, यहाँ पर हम ये एनिमल्स विच कैन बी रियर्ड, हम यहाँ पर क्या वो सभी पशुओं के बारे में स्टडी करते हैं जिनको हम क्या करते हैं, हमारे आर्थिक लाभ के लिए पालते हैं, और उनके प्रबंधन, मतलब कौन सी बीमारी हो रही है, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पशुपालन में, उनके लिए घर कैसा होना चाहिए, उनके लिए फीड कैसा होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स जो होती है वो हम पशुपालन में स्टडी करते हैं। मीन्स एनिमल हस्बेंड्री में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीड्स, उनके डिजीज मैनेजमेंट, शेल्टर मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट, इन सभी की स्टडी हम एनिमल हस्बेंड्री में करते हैं। मधुमक्खी पालन, नाम से ही पता है एपीकल्चर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मधुमक्खी, हनी बी के लिए, हनी बी का कल्टीवेशन करते हैं। फॉर व्हाट? फॉर इकोनॉमिक प्रॉफिट। हम यहाँ क्या करते हैं, अपने आर्थिक लाभ के लिए हनी बी का प्रोडक्शन करते हैं। देन रेशम की सेरिकल्चर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रेशम के कीटों को पालते हैं ताकि हम रेशम उत्पादन कर सके। देन मछली पालन, फिशरीज, इसमें हम डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मछली के हम इसमें स्टडी करते हैं, मछली की विभिन्न प्रजातियों और उनके प्रबंधन के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश एंड देयर मैनेजमेंट। इसी तरीके से
फॉरेस्ट्री में हम वन विभाग मीन्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, देयर इंपॉर्टेंस, देयर मैनेजमेंट, ये सारी स्टडी जो की जाती है दैट इज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट्री एंड वन विभाग। कुक्कुट पालन मीन्स मुर्गी पालन और पोल्ट्री फार्मिंग, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स या मुर्गियों की अलग अलग स्पीशीज को पालते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं और उनके बारे में जो भी डिजीज मैनेजमेंट, शेल्टर मैनेजमेंट, उन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देन कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी। अब आपने यहाँ पे क्रॉप पढ़ लिया, आपने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर पढ़ लिए, फ्रूट्स पढ़ लिए, लेकिन अब इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, फाइटोप्लाज्मा, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कई सारी डिजीज होती है, उन डिजीज का मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है उसकी स्टडी हम यहाँ पर पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। सिमिलरली एंटोमोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट इंसेक्ट की स्टडी करते हैं कि इंसेक्ट की लार्वा, प्यूपा कौन सी स्टेज हमारे प्लांट को अफेक्ट करती है, कैसे करती है, उनकी लाइफ साइकिल क्या है, इन सब की स्टडी जो की जाती है वो एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान में की जाती है, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के अंदर डिजीज कॉज कर रहे हैं उनकी स्टडी हम प्लांट पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वो फील्ड है जिसे हम एक लाइन में बोले तो लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से भूमि तक, मीन्स आपके रिसर्च में जो भी आप रिसर्च करते हैं, नया वैरायटी डेवलप किया आपने, नए प्लांट आप जो डेवलप कर रहे हैं या नई जो पॉलिसीज जो भी डेवलप कर रहे हैं उसको फार्मर्स तक कौन पहुंचा रहा है, तो वो उनकी स्टडी जो की जाती है वो एक्सटेंशन स्टडीज की जाती है। किस तरीके से हम रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों के अंदर एक किसान को मजबूत बनाते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं बाय डिफरेंट मोड्स, बाय एकेडमिक पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज और बाय सपोर्टिंग पॉलिसीज, वो सारी स्टडी कृषि प्रसार में की जाती है। जबकि कृषि अर्थशास्त्र, देखिए हम एग्रीकल्चर जब बोल रहे तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है, द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इज टू गेन द प्रॉफिट। आज के टाइम में जहाँ पैसों का जमाना है, जहाँ हर चीज को हम पैसों से तोलते हैं, वहाँ हम अगर क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्रॉप प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि हमारे पास इतना सरप्लस हो कि हम उसे मार्केट में बेच सकें। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, इसके अंदर आपने बीज खरीदने से लेकर और हार्वेस्टिंग तक कितना खर्च किया है, और उसके बाद जो भी हार्वेस्ट आपका आया उसे आप मार्केट में बेच रहे हैं तो कितना आपको सरप्लस मिल रहा है, उसको वो सारी स्टडी जो की जाती है इकोनॉमिक्स के टर्म में, वो सब आपके अर्थशास्त्र में आती है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में आती है। So these are some of the branches related to the agriculture field. I hope आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। Let's repeat once again what we have studied, कि हमने एग्रीकल्चर क्या है इसकी स्टडी की, देन हमने ब्रीफ हिस्ट्री पे बात की है और ब्रांचेस के ऊपर बात की है। अब हम बात करेंगे कृषि के क्षेत्र, कृषि का महत्व या यूं कह लो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। सो कहाँ हम लोगों को एग्रीकल्चर की फील्ड का स्कोप मिल सकता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक कल्टीवेशन। आप ये देखिए कि जो एग्रीकल्चर होता है, हम जब भी कभी भी कोई क्रॉप प्रोड्यूस करने जाते हैं, हम यहाँ पर जब भी कभी हम फसल उगाने के लिए जाते हैं तो गांव में जाएंगे तो गांव में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे पारंपरिक रूप से खेती की जाती है, ट्रेडिशनल। कोई वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि भैया पौधे से पौधे के बीच की दूरी इतनी रखो, है ना, ये लाइन टू लाइन दूरी इतनी रखो, ये वैरायटी यूज करो, इस मौसम में ऐसे, इस टाइम में सोइंग करो, ये सब कहलाती है साइंटिफिक पैकेजेस एंड प्रैक्टिसेस। हमारे गांव में हम देखें, क्योंकि हमारे यहाँ पे 70% आबादी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, हमारे यहाँ इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो मानसून पर आधारित है। हम लोग क्या करते हैं, बारिश देख के बुआई करते हैं, सोइंग जो करते हैं वो हम रेनफॉल के आधार पे हम लोग सोइंग करते हैं।
तो आप ये देखिए कि जो साइंटिफिक पैकेजेस एंड प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना इज नॉट पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ इंडिया। बट स्टिल अगर हम देखें तो जो अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे या लार्ज स्केल पे जहाँ फार्मिंग होती है, लार्ज स्केल पे जहाँ फार्मिंग होती है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं साइंटिफिक कल्टीवेशन में, हम बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमें कौन सी वैरायटी यूज करनी है, किस एरिया के लिए कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा सूटेबल है, कब हमें सोइंग करनी चाहिए। सिमिलरली यही फ्रूट प्रोडक्शन के अंदर भी होता है। फिर इनके अंदर कौन से पैथोजन इफेक्ट करते हैं, कौन से इंसेक्ट इफेक्ट करते हैं, और उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है टू कंट्रोल देम, कौन सा केमिकल, कौन सा इंसेक्टिसाइड हमें यूज करना चाहिए, बायोलॉजिकल मेथड यूज करने चाहिए, फिजिकल मेथड यूज करने चाहिए, कौन कौन से, ये सारी स्टडी जो होती है ये आपकी क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन में आ जाती है। सिमिलरली आपके पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री के लिए तो हमारे पास तमाम तरह की ब्रीड है, ब्रीड डेवलपमेंट, नई नई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपके नए नए वैरायटीज, ब्रीड्स का डेवलपमेंट जो होता है वो आपके क्या कहलाता है, साइंटिफिक मेथड्स में आ जाते हैं। देन सेवा के क्षेत्र में सर्विस के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो अभी हमने बात की थी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के दो ही सबसे मेन मोटो हैं, एक है लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से जमीन तक लाना। जो भी रिसर्च हुआ है, जो भी चीजें डेवलप हुई है उन्हें किसान तक कैसे पहुंचाना है, पहला। और दूसरा एक्सटेंशन का सबसे बड़ा जो एम है वो ये है कि जो फार्मर है, किसान है, उसे हम कैसे स्ट्रेंथ करें, कैसे उसको हम मजबूत करें, वो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर आ जाता है। देन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कंपनी, कृषि उत्पाद कंपनी, कई ऐसी कंपनीज जो होती हैं सेवा के क्षेत्र में जो क्या कर रही हैं, एनजीओज वगैरह जो हैं ये क्या कर रहे हैं, फार्मर्स के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, एक्सटेंशन एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, फार्मर्स को इनपुट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर में फायदा प्राप्त कर सके। इसी तरीके से एग्रीकल्चर एजुकेशन जहां स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक शामिल है। इसके अलावा जो हमारे रिसर्च सेंटर केवीकेज है, कृषि विज्ञान केंद्र, जो एक्सटेंशन की क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ये क्या करते हैं, ये फार्मर्स को जाके ट्रेनिंग देते हैं कि आप ये मेथड से अगर आप खेती करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ये फार्मर्स तक इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। और इसी तरीके से स्कूल कॉलेजेस ये क्या कर रहे हैं, जो आज की पीढ़ी है, नई पीढ़ी, उन्हें एग्रीकल्चर की साइंटिफिक मेथड्स की जानकारी दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं कि हमें खेती में किस तरीके से हमें नई नई चीजों को अपनाना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खुद का, देश का भला कर सकें। देन अनुसंधान, रिसर्च के फील्ड में अगर हम आते हैं तो सबसे पहली फील्ड जो हमारी आती है वो सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन आपके प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जहां हम क्या कर रहे हैं, दो प्लांट की वैरायटी को आपस में मिक्स करके एक नया वैरायटी डेवलप कर रहे हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। या हम क्या कर रहे हैं कि हम इम्प्रूव वैरायटी जो है, ऑलरेडी जो वैरायटी इम्प्रूव्ड है, एक तो इम्प्रूव वैरायटी और एक रेजिस्टेंट वैरायटी, प्रतिरोधी किस्में, कि जैसे आपने देखा बीटी कॉटन, बीटी कॉटन एक प्रतिरोधी किस्म, गुलाबी सड़न कीट, पिंक बॉलवर्म के अगेंस्ट में बहुत ही रेजिस्टेंट वैरायटी है। तो हम क्या कर रहे हैं, या तो रेजिस्टेंट वैरायटी या फिर हाई यील्डिंग वैरायटी का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सीड प्रोड्यूस कर दे ताकि वो या फिर कोई नया वैरायटी डेवलप करके सीड प्रोड्यूस कर दे ताकि हम उसे फार्मर्स तक पहुंचा सके। प्लांट पैथोलॉजी, कितने तरह के, अभी मैंने बात की पैथोलॉजी में हम किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, फाइटोप्लाज्मा, विरियॉन्स, प्रियॉन्स, ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे प्लांट को अफेक्ट करते हैं, हमारी क्रॉप को अफेक्ट कर रहे हैं, उनमें अलग अलग रोग का कारण बन रहे हैं पैथोजन, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड यूज कर सकते हैं, फिजिकल भौतिक मेथड, या कोई केमिकल इंसेक्ट, हमें यहाँ कौन से फंगीसाइड, बैक्टीरियोसाइड यूज करने, कितने अमाउंट में यूज करने, ये सारी चीजों के ऊपर जो काम करते हैं वो प्लांट पैथोलॉजिस्ट होते हैं। इसी तरीके से कीट नियंत्रण के क्षेत्र में इंसेक्ट कंट्रोल, सेम, कौन से इंसेक्ट हमारी क्रॉप को अफेक्ट करते हैं, कब करते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है, इन सब चीजों के ऊपर हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर काम होता है।
देन इंडस्ट्री। सबसे बड़ा जो हमें स्कोप मिलता है एग्रीकल्चर का, आप देखिए आज हमारा हर जो भी चीज है, हमारा शुगर इंडस्ट्री, शक्कर उद्योग किस पे बेस्ड है? शुगर केन पे। शुगर केन कहाँ से मिलता है हमें? एग्रीकल्चर से। ये कपड़े जो पहने हुए हैं ये किस पे कहाँ से मिल रहा है? कॉटन। कॉटन किस में आ गया? एग्रीकल्चर में। बाजार में जाओ, टोबैको प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है, टोबैको कहाँ से आ रहा है? क्रॉप से आ रहा है। हर्बल ड्रग्स जो है, दवाइयाँ, बाबा रामदेव जी के यहाँ पे इसबगोल की भूसी, ये जितनी भी हर्बल दवाइयाँ है, अश्वगंधा है ना, ये सब कहाँ से कल्टीवेट कर रहे हैं हम? एग्रीकल्चर फील्ड के थ्रू ही हमको मिल रहा है। इसी तरीके से किचन में यूज होने वाले मसाले, जिसका इंडिया बहुत अच्छा देश माना जाता है मसाला उत्पादन में, तो वो कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर फील्ड से आ रहा है। इवन हम मसालों को तो दूसरे देशों को इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी, हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से आज बाजार के अंदर जब हमको सोइंग करनी होती है तब से लेकर और हार्वेस्टिंग तक हमें कई सारे केमिकल्स की, टूल्स की और फर्टिलाइजर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ये सब क्या है? ये सब आपकी क्या है? इनडायरेक्ट वे में एग्रीकल्चर क्या कर रहा है? इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहा है। जब इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। ये अल्टीमेटली इसका मेन सोर्स क्या है? इसका मेन सोर्स है हमारा एग्रीकल्चर। इसीलिए एग्रीकल्चर को हमारे यहाँ पे रीढ़ की हड्डी माना गया है। हमारे डेवलपमेंट का सबसे बेसिक, और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो इसीलिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। देन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिजनेस, प्रोडक्शन एंड बिजनेस के ऊपर बात करें तो एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस में हम इन्हीं चीजों को शामिल कर सकते हैं, खाद, उर्वरक या जो भी हर्बिसाइड, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये जो भी चीजें सेल होती हैं ये इसमें आ जाती है। एग्री क्लिनिक, जब हमारा प्लांट बीमार पड़ गया, क्रॉप बीमार पड़ गई है, उसके लिए हम किसी स्पेशलाइज्ड या फिर हम किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं, जानकार के पास जाते हैं, वो हमें बताता है कि इसमें ये बीमारी है, आप इसके ट्रीटमेंट के लिए आप ये वाला केमिकल यूज करो या इस तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट करो, दैट इज एग्री क्लिनिक। जैसे हमारे लिए हॉस्पिटल्स होते हैं ऐसे एग्री क्लिनिक्स होते हैं। देन सेल परचेज, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, जो भी यील्ड आ रही है, उसे हम मार्केट में सेल करें। तो एक किसान अपने प्रोडक्ट को, अपने जो भी हार्वेस्ट है उसे मार्केट में सेल करता है, और मार्केट में फिर वो जो थोक व्यापारी होते हैं वो क्या होते हैं? फिर खुदरा व्यापारी तक जाता है, खुदरा व्यापारी से वो वापस हमारे पास आता है। ये पूरी एक सेल परचेज की एक पूरी मार्केट चेन बनी हुई होती है। तो यहाँ पर भी हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है थ्रू एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से अगर एग्रीकल्चर है तो ये हमारे देश के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बेस है। हमें इसीलिए एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जैसा आप जानते हैं कि अभी पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है, और एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है पॉपुलेशन बढ़ने के साथ वो है खाना। खाना कहाँ से आएगा? इस बढ़ती हुई जनसंख्या की भूख कैसे शांत की जाएगी? तो उसका सॉल्यूशन भी हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है, और वो शब्द कहलाता है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी देने वाला केवल और केवल एक ही फील्ड है, वो है एग्रीकल्चर। So these are some of the important prime factors related to the agriculture field। तो हम ये एक शब्द में अगर बोले कि किसी भी व्यक्ति के आर्थिक विकास में एग्रीकल्चर का बहुत, फार्मर के आर्थिक विकास में एग्रीकल्चर का बहुत ही बड़ा रोल है। यदि किसान विकसित हो रहा है तो देश विकसित हो रहा है। देश के आर्थिक विकास में एग्रीकल्चर का एक बहुत ही अहम रोल है। यह हमारा आज का टॉपिक था, और अब इसी तरीके से हम डे वाइज नए चैप्टर्स और एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में और डिटेल जानकारी इकट्ठी करते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।